मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी और अशोक सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी और अशोक सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पे रूप पहनावा मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया पाई जाती थी। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ जहाँ अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल नजर आता था। संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को बता दिया जाए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान को यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। यानी कि आज ही के दिन भारतीय संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत और आत्मार्पित कर दिया गया था। जैसा कि आप सभी को बता दें कि संविधान संविधान वह शास्त्र है, यानी कि जैसे लोग रामायण गीता को एक ग्रंथ के रूप में मानते हैं, उसी प्रकार भारतीय संविधान एक ऐसी ग्रंथ है जिसके द्वारा देश के सभी राज्यों की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को चलाया जाता है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल को रखा गया है। जैसे अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 395 जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत कर दिया गया था, तो उसमें अनुच्छेद 395 और भाग कितने थे? भाग 26 थे और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। अगर इसी के द्वारा धीरे धीरे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 368 की बात की जाए, भाग 20 की बात की जाए, तो एक ऐसा भाग और ऐसा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया भी है। समय दर समय अगर संशोधन की प्रक्रिया यानी कि संशोधन की अगर ज़रूरत पड़ती है कि भारतीय संविधान में यह संशोधन करना चाहिए, तो अनुच्छेद 368 और भाग 20 के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि आप सभी को बता दें, संविधान दिवस के रूप में मनाने का यही उद्देश्य है कि आज ही के दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था और अधिनियमित किया गया था। यानी कि इसको मान्यता दे दी गई थी इस भारतीय संविधान को। संविधान में ऐसे ऐसे आर्टिकल्स रखे गए हैं जिनमें कि आज ही के दिन मनाने का मेन उद्देश्य है कि उनके अधिकारों को सभी लोग अपने अधिकारों को समझ सके और जान सके, उनके बारे में अब आवाज़ें उठा सके। जैसे कि अनुच्छेद 14 की बात कर दिया जाए तो समता का अधिकार, यानी कि सभी को एक समान अधिकार दिया जाएगा। और देखा जाए अनुच्छेद 15 की बात की जाए, तो अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो उसमें रखा गया है कि यानी कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उनके साथ क्या किया जाएगा? विरोध नहीं किया जाएगा। यानी कि लिंग का मतलब है चाहे वो स्त्री हो, लिंग हो चाहे पुरुष, यानी कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को बता दिया जाए कि पिछड़ों वर्गों के लिए, यानी कि इसमें अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसे कि देख लीजिए क्या नाम है, EWS को लाया गया है, या OBC आरक्षण, या SC ST कुछ कई प्रकार के जो आरक्षणों का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अनुच्छेद 17 में रखा गया है अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत। लोग एक दूसरे को छुआछूत का जो विरोध करने के लिए ये अनुच्छेद 17 को रखा गया है। और इसी प्रकार देखा जाए तो यानी कि 18 की बात की जाए तो उसमें उपाधि, जो पहले राजा होते थे तो उपाधि धारण करते थे, उसका विरोध करने के लिए अनुच्छेद 18 को रखा गया है। जैसा कि आप सभी को बता दें, इसी प्रकार आर्टिकल 19 रखा गया है। आर्टिकल 19 जो है ये कि प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जो मीडिया रखी गई है, तो इसी में किसको रखा गया है? कौन से अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद 19 में मीडिया को रखा गया है। जैसा कि आप सभी को बता दें, 20 में आप यानी कि बोलने का अधिकार आपको रखा गया है। आपके ऊपर कुछ भी हो जाता है, कोई भी कार्रवाई करने से प्रशासनिक प्रक्रिया, यानी कि कोई भी प्रशासन, आपके पुलिस हो गया, अगर आपके घर पे आता है, कोई भी आता है, तो पहले आप वो उससे क्वेश्चन करेंगे कि क्या हुआ, किसकी वजह, तो अनुच्छेद किसके तहत करेंगे? तो अनुच्छेद 20 के तहत करेंगे। देखते हैं अगर अनुच्छेद 21 की बात करें, इसमें जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में रखा गया है। आपको बता दें जैसे कि 20
20 तो हो गया, 21 हो गया। इसी प्रकार आप जाएंगे तो जो 23 और 24 है बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है। यानी कि जो कारखाने में 14 वर्ष से कम तक के बच्चों के लिए जो कोयले के कारखानों या जोखिम कार्यों में लगा देते हैं उसका विरोध किया गया है। अनुच्छेद इसमें 24 में रखा गया है। इसी प्रकार आप चले जाएंगे, अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो संवैधानिक अधिकार के रूप में देखा जाता है। यानी कि इसमें एक था क्या, संपत्ति को अधिकार। पहले जो था तो अधिकारों की संख्या, मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। तो अब जो थो अनुच्छेद, यानी कि जो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में रखा गया था, यानी कि 31 में रखा गया था। उसको समाप्त करके किस में रख दिया गया, 300 का में रखा गया है। उसको समाप्त करके अब विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। यानी कि अब उसके बाद देखा जाए तो 32, अनुच्छेद 32 की बात कर दी जाए, यानी कि 32 की बात की जाए तो और जो कि 31 वाला अनुच्छेद है वो संशोधन करके बहुत ही बड़ा संशोधन के रूप में देखा जाता है। यानी 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में उसको समाप्त करके 1978 में समाप्त करके उसको विधिक अधिकार में रख दिया गया। अब अधिकारों की संख्या, मूल अधिकारों की संख्या कितनी बची है, तो 6 है। यानी कि अब मूल अधिकार हो गए हैं 6। और मूल कर्तव्य, जब संविधान बना था तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं था, तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1942वें संविधान संशोधन 1976 में इसको लाया गया था। यानी कि 91वां संविधान संशोधन करके उसी टाइम लाया गया था। अब जब वो एक मूल कर्तव्य लाया गया था तो उसमें देखा जाए तो कितने अनुच्छेद थे, तो उसमें अनुच्छेदों की मूल कर्तव्य जब लाया गया था तो 10 थे, परंतु बाद में एक और ऐड कर दिया गया था। यानी कि अब मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में पूछा जाएगा तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है। अब देखा जाए तो अनुच्छेद, जैसे कि आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर दी जाए तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं किसमें, 32 को देखते हैं। तो उसमें 32 की बात की जाए तो 32 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार यानी कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा माना है। भारतीय संविधान का क्या माना है, आत्मा। और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती वाली बात है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना रखा गया है, प्रस्तावना एक कुंजी के रूप में लोग मानते हैं। देखा जाए तो उसको एक कुंजी, यानी कि प्रस्तावना एक ऐसा प्रावधान है, उसमें प्रस्तावना को इस तरीके से ढांचा, यानी कि ढांचे को इस तरीके से बनाया गया है जिसमें कि पूरे संविधान को बिना पूरा संविधान पढ़े हुए उसके सार को पढ़ने के बाद मोटा मोटी उसमें क्या होता है, लोगों को नॉलेज हो जाता है। जैसे क्या होता है, अखंडता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, ये सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाती है मूल प्रस्तावना पढ़ने, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पढ़ने से ही हो जाती है। अब पहले क्या था कि कई सारे केसेज आए थे, जिसमें गोलकनाथ केस आया था, केशवानंद भारती केस आया था। तो गोलकनाथ केस में उसको स्वीकार नहीं किया गया था कि उसमें संशोधन किया जा सकता है या भारतीय संविधान का भाग नहीं है। परंतु ये जो केशवानंद भारतीय केस आया था उसमें क्या कर दिया गया था, केशवानंद भारतीय केस में उसको क्या कर दिया गया था, तो उसको भारतीय संविधान का एक भाग मान लिया गया था या स्वीकार कर लिया गया था। और उसमें यह भी मान लिया गया था कि यह क्या इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को बता दें, यही बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि अपने देश के प्रशासनिक प्रक्रिया को चलाने के लिए संविधान की अति आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी भारतीय देश के राज्यों को प्रशासनिक प्रक्रिया को चलाने के लिए तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ये ग्रंथ के रूप में कार्य करने वाली ही कौन सी पुस्तक है, तो संविधान है। बहुत सारे आर्टिकल्स है, जैसे राष्ट्रपति की बात कर लिया जाए तो राष्ट्रपति को उसी में अनुच्छेद के उनका प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद क्या नाम है, 52 से स्टार्ट हुआ तो होता है, उनका रख दिया गया है 60 तक। उनके जो प्रावधान है, नियुक्ति कैसे कौन से अनुच्छेद में होगी, क्या नाम है, उनका कार्यकाल कितना होगा, तो अनुच्छेद 60 से लेकर उतना तक अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 60 तक रखा गया है। अगर उसमें उनके प्रावधानों की बात की जाए, बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि आर्टिकल और ज़्यादा आर्टिकल, तो जैसे कि अनुच्छेद 72 की बात किया जाए, यानी कि किसी की फांसी की सज़ा होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। जैसे कि आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये सब क्या नाम है आर्टिकल, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रपति को एक मजबूत पावर देते हैं, जिससे कि देश में समस्या या समय दर समय समस्या उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति द्वारा उसको
लगाया जाता है और देश में प्रशासनिक प्रक्रिया को चलाया जाता है। जैसा कि आप सभी को इसी प्रकार, चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, सब इसी ऐसे तमाम प्रकार के आर्टिकल्स, यानी कि लगभग 465 वर्तमान में अनुच्छेद हो चुके हैं। उन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत, उन्हीं के अनुच्छेदों के अधीन रहकर कार्यों को करते हैं और देश को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें, भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण ऐसी ग्रंथ है जिससे कि जैसे लोग ग्रंथों के पहले की क्या चलता था कि राजाशाही, यानी कि लोकतंत्र ना होके राजतंत्र चलता था। तो राजतंत्र में क्या होता था, तो राजतंत्र में राजा के द्वारा प्रक्रिया, यानी कि प्रावधान, सारे नियम कानून बनाए जाते थे। उसी राजा के द्वारा ही जो बोलता था, राजा के ही हिसाब से क्या करते थे, प्रशासनिक प्रक्रिया चलती थी। परंतु जैसे जैसे संविधान को बना के अपने देश में एक ग्रंथ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया, उसके बाद से ही धीरे धीरे प्रशासनिक प्रक्रिया लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित हो गई। जैसा कि अगर आप सभी को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, अगर बात करने की कह दिया जाए तो बात तो बहुत लंबी चली जाएगी। अगर कहते रहेंगे तो 2-4 घंटे तक भी बातें ख़त्म नहीं हो सकती। इसीलिए मैं बताता हूँ कि अभी अपने शब्दों को विराम करता हूँ। और मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।